नमस्कार। यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 2 फरवरी 2016 के यूपी टेट प्राइमरी के बाल विकास सेक्शन को लेने जा रहे हैं। मैं रूपेश पटेल। आज का पहला प्रश्न क्या है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? एक परिस्थिति में जो हमारा ज्ञान है वो दूसरी परिस्थिति में हम उसका यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं सीखने में स्थानांतरण। सीखने में स्थानांतरण कई टाइप्स के होते हैं। एक सकारात्मक स्थानांतरण होता है जिसे ऊर्ध्व स्थानांतरण कहते हैं या क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। कुछ नकारात्मक स्थानांतरण भी होते हैं जिनमें शून्य स्थानांतरण भी आता है। ये हमारी प्रीवियस वीडियोस में इसको एक्सप्लेन किया गया है। आप पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए। आपके मेरे ख्याल से लगभग 80% 80 to 90% जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और उनसे आप लगभग 27 to 28 जो है इजी स्कोर कर पाएंगे सीडीपी सेक्शन में यूपी टेट में। ठीक है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन है वो सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखना। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं? जिसमें हम आकृतियों को स्तंभों द्वारा प्रकट करते हैं उसे हम लोग स्तंभाकृति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्तंभाकृति। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुवचन और संचयी आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे स्तंभाकृति कहते हैं। ठीक है, ये हमारी स्तंभाकृति हो गई जिसमें आपके इस तरीके से ये स्तंभ बने हुए रहते हैं और हम आंकड़ों को दर्शाते हैं इस पे। अगली जो आकृति है हमारी वो आकृति है आपकी आवर्ती बहुभुज। जो आवर्ती बहुभुज होता है वो भी कुछ स्तंभाकृति के समान ही होता है, लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस पे आप पॉइंट टू पॉइंट मैच करते हैं और एक आकृति बन जाती है जो कि बहुभुज का रूप धारण कर लेती है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे आवर्ती बहुभुज कहेंगे। ये हमारा आवर्ती बहुभुज है। और अगली जो आकृति है आपकी वो है ये, इसको आप लोग संचयी आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संचयी आवृत्ति। इसे संचयी आवृत्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीज नहीं होता है कभी भी ग्राफ, ये हमेशा इंक्रीज होता है। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? संचयी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। और जो रेखा चित्र होता है ये ड्राइंग से रिलेटेड है। जब हम किसी भी व्यक्ति वस्तु के चित्र बनाते हैं तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो विकास की बाल्यावस्था में जो लगभग बच्चे का जो 90% विकास होता है वो बाल्यावस्था में ही हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? शिशु का जो अधिकांश व्यवहार है वो उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है जो कि नैसर्गिक होती है। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने बनमानुस पर प्रयोग किया था जिसका नाम क्या है? सुल्तान नाम था। जिसका क्या नाम था? सुल्तान। अगला प्रश्न कहता है यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगी। क्या उच्च होंगी? सृजनशीलता। अर्थात यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि जिसका आईक्यू लेवल हाई है उसमें सृजनशीलता भी हाई लेवल की पाई जाए। तो ये जो होता है ये आवश्यक नहीं होता है। मतलब सृजनशीलता एक पॉजिटिव नेचर है, एक पॉजिटिव गुण है जो किसी भी बच्चे में पाया जा सकता है। यह आईक्यू पर डिपेंड नहीं करता है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? ध्यान को केंद्रित करने की आप इंटरनल फैक्टर्स पूछ रहे हैं, वो क्या है? रुचि आपकी जो है वो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। बाकी यह सब बाह्य कारक दशाएं हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वुडवर्थ ने स्मृति के 4 आयाम बताए थे। सीखना, धारण करना, प्रत्याहन और पहचान करना। प्रत्याहन यानी स्मरण, और धारण करना बताया था, और सीखना बताया था, और पहचान करना, जिसमें पहचान करना भी आ गया, सीखना भी आ गया, धारण करना इसमें नहीं दिया गया है। तो है कौन सी नहीं विधि? तार्किक विधि इसकी नहीं है, जो स्मृति मापन में यूज नहीं की जाती है।
ये वुडवर्थ के द्वारा स्मृति के 4 आयाम बताए गए थे: सीखना, धारण करना, प्रत्याहन और पहचान करना। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है वो एक प्रक्षेपी परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? प्रक्षेपी व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है। प्रक्षेपी व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है। कल एक प्रश्न था, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। प्रक्षेपी जो है, प्रक्षेपी व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है, TAT अर्थात थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं, जो मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ये मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। कल हम लोगों ने कल के पेपर में 19 दिसंबर 2016 के अपर प्राइमरी सेक्शन में 14वां जो प्रश्न था, उस पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि निम्न में से कौन से इससे भिन्न है। तो ये 16 PF डिफरेंट तो है, लेकिन TAT क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्राई मैन जो टेस्ट हैं, ये बुद्धि मापन से नहीं बल्कि व्यक्तित्व मापन से ही रिलेटेड हैं। लेकिन यह जो व्यक्तित्व मापन है वो प्रक्षेपी व्यक्तित्व मापन है। कौन से है? प्रक्षेपी व्यक्तित्व मापन से रिलेटेड है। ये प्रक्षेपी परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है? प्रक्षेपी परीक्षण है, जो व्यक्तित्व मापन से रिलेटेड है। ड्राई मैन टेस्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट और TAT। और 16 PF जो है आपका, ये गुण के आधार पर पर्सनालिटी को बताता है कि व्यक्ति की किस टाइप से पर्सनालिटी है। ठीक है, कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, उस तथ्य को थोड़ा सा मेरे द्वारा गलती की गई थी, सॉरी। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। कौन सी शिक्षा है ये? बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत, ये तीनों आते हैं सिवाय वर्गीकरण के सिद्धांत के। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कहता है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो पाठ प्रस्तावना जो है वो सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो वो आपका तत्परता के नियम पर आधारित है, कि जो व्यक्ति है वो कितना तत्पर है किसी चीज़ को सीखने के लिए, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था यह नियम। तो पाठ प्रस्तावना सोपान को सीखने का जो नियम है वो पाठ प्रस्तावना जो सोपान है वह तत्परता के नियम पर आधारित है। ठीक है, संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान है उसे क्या कहते हैं? जो संप्रत्यय निर्माण का हमारा प्रथम सोपान है उसे हम लोग प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। जो संप्रत्यय निर्माण है आपका, वो कि जेरोम ब्रूनर के द्वारा संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान को दिया गया। जेरोम ब्रूनर के द्वारा संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान को दिया गया था, जिसमें फर्स्ट आपका प्रत्यक्षीकरण आता है और दूसरा विभेदीकरण आता है, तीसरा पृथक्करण आता है और चौथा आपका आता है सामान्यीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? जो कि आपका अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। टॉलमैन के द्वारा संकेत अधिगम सिद्धांत दिया गया था, टॉलमैन के द्वारा। लेकिन जो टॉलमैन के द्वारा चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया गया था, कौन सा? चिन्ह अधिगम सिद्धांत जो है वो टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। और संकेत अधिगम जो है वो रॉबर्ट गैने के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? विलियम गैने या रॉबर्ट गैने, मैं सही से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, फिलहाल गैने के द्वारा दिया गया था संकेत अधिगम। और चिन्ह अधिगम जो सिद्धांत है वो टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह भी। अधिगम में किसने प्रभाव का जो नियम है वो दिया था? प्रभाव का जो नियम है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ये इनके 3 मुख्य नियम थे: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न कहता है अवधान में आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन कौन से हैं? तो अवधान में आपके जो आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ कारक हैं वो कौन से हैं? तो रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति जो हैं वो आपके कौन से कारक हैं? आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ हैं। बाकी ये उद्दीपक बाह्य कारक हो गया, वस्तु भी बाह्य कारक हो गया, ये सब बाह्य कारक हैं आपके। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए जाना जाता है।
वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े को अलग ना हो पाने के कारण होती है, उसे क्या कहते हैं? जिसमें आपका 21वां जो गुणसूत्र है वो जोड़ा अलग नहीं हो पाता है, उसे हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को टर्नर सिंड्रोम और क्लीनफेल्टर सिंड्रोम और विल्सन सिंड्रोम को हम लोग कुछ अच्छे तरीके से समझते हैं। यह डाउन सिंड्रोम की स्थिति है जिसमें आपका जो 21वां जो गुणसूत्र होता है वो एक एक्स्ट्रा कॉपी के साथ में पैदा होता है। ये एक एक्स्ट्रा कॉपी है, जो 21वां गुणसूत्र है वो एक्स्ट्रा कॉपी के साथ में पैदा होता है, इसीलिए इसको ट्राइसोमी 2 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइसोमी 2। क्या कहते हैं इसे? ट्राइसोमी 2 भी इसका एक अतिरिक्त नाम है। और यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आनुवांशिक होता है। कैसा होता है? ये आनुवांशिक होता है, ठीक है। और जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो गुणसूत्र में असामान्यता के कारण होता है, जिसमें आपका जो एक्स गुणसूत्र होता है, कौन सा गुणसूत्र? जिसमें एक्स जो गुणसूत्र होता है वो किसी एक का हिस्सा जो गुम हो जाता है, इसका एक्स गुणसूत्र का कोई एक हिस्सा गुम हो जाता है या फिर बदल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अगला जो है आपका क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को हम लोग 47XXY इसके जो हैं वो अदर नेम है। ये मेनली मेल्स में पाया जाता है, अर्थात पुरुषों में पाया जाता है। इसमें जो 2 या 2 से अधिक जो होते हैं वो अंतिम जो 23वां आपका गुणसूत्र होता है उसमें 2 से अधिक एक्स होते हैं, वो सॉरी मतलब 2 या 2 से अधिक जो होते हैं एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? एक्स क्रोमोसोम 2 से अधिक होते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। और जो विल्सन सिंड्रोम होता है यह आपका एक आनुवांशिक बीमारी है जो शरीर में अतिरिक्त तावे को बनाए रखने के कारण बनती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के शरीर में तावे की अतिरिक्त मात्रा है तो उसको विल्सन सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? तो नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है, वह कौन सी अवस्था होती है? उसे हम लोग कहते हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? पूर्व पारंपरिक अवस्था कहते हैं। इस प्रश्न के साथ में हम कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसको पढ़ लेते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हैं। पहला प्री कन्वेंशनल लेवल, और सेकंड कन्वेंशनल लेवल, और थर्ड जो है वो आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, ठीक है। तो पूर्व परंपरागत स्तर में इन्होंने मेनली 2 अवस्थाएं बताई हैं, जो कि एक शून्य मानी जाती है जिसे ईगो सेंट्रिक जजमेंट कहा जाता है, आत्म केंद्रित निर्णय। पहली अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरी है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, और इनकी परंपरागत स्तर के तहत परस्पर एकजुट अभिमुखता है। और फोर्थ आपकी आती है इसमें अधिकार संरक्षण अभिमुखता, और फिफ्थ जो आती है आपकी सामाजिक अनुबंधन विधिसम्मत अभिमुखता, और 6 जो हाईएस्ट आती है आपकी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, जो आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल अर्थात उत्तर परंपरागत स्तर के तहत आती हैं, 5th और 6th। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट को हम लोग भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भ्रूण कहा जाता है इसे, ठीक है। ये गोल फीमेल ऑर्गन है और ये मेल्स ऑर्गन है जो अटैक करते हैं, और यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर क्या बनता है? ये युग्मनज बनता है, और इसे क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। और फिर बाद में ये भ्रूण का निर्माण करता है जिसे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया था? ये आपका सामाजिकता के आधार पर युंग ने किया था, और सेल्डन एंड क्रेशमर के द्वारा जो है वो आपका शारीरिक संरचना के आधार पर, इन्होंने शरीर संरचना के आधार पर जो है वो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। और स्प्रेंजर के द्वारा मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया। किसके आधार पर? मूल्यों के आधार पर। उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं?
तो ये जो प्रश्न है उदाहरण इसमें फर्स्ट आ लिया, तो उदाहरण जो होता है वो आगमन विधि का सोपान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरिकीकरण होता है वो किस में होता है, तो वो हमारा पराअहम में होता है, अर्थात सुपर ईगो में होता है, जो कि आपका इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, चेतन मन कहते हैं पराअहम को। तो उसमें जो है वो हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है, ये हाईएस्ट स्टेज होती है व्यक्ति के मूल्यों का आंतरिकीकरण करना। व्यक्ति जो होता है वो सर्वोच्च माना जाता है जब वो मूल्यों का आंतरिकीकरण कर लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 25, व्यवहारवादी वह कौन से व्यवहारवादी हैं जिन्होंने कहा था मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ, वो वाटसन ने कहा था। बहुत ही फेमस व्यवहारवादी हैं ये। अगला प्रश्न कहता है ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है, तो उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है ध्यान को आकर्षित करने में। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है क्या, तो छात्र में रुचि आप उत्पन्न कैसे कर सकते हैं, प्रेरणा को देकर के व्यक्ति या छात्र के अंदर हम रुचि को उत्पन्न कर सकते हैं। फ्राइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता है वो विस्मरण कहलाती है। ग्रहण किए गए सीखे या तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता है वो विस्मरण कहलाती है। यह किसके द्वारा दिया गया था, यह आपका मन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, मन के द्वारा। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। ये जेम्स ड्रेवर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, जेम्स ड्रेवर के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है अगला विकल्प है आपका विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह जो कथन है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है एसओआर जो थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रस्तावित है। एसओआर जो थ्योरी है वो आपकी किसके द्वारा दी गई है, तो एसओआर जो थ्योरी है वो आपकी वाटसन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा, वाटसन ने एसओआर थ्योरी दी है। ये जो एसओआर जो थ्योरी है वो वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, यह वुडवर्थ के द्वारा दी गई है, जो कि ऑप्शन में नहीं था, लेकिन आयोग ने इसका जो उत्तर है वो वाटसन को माना था आयोग ने। लेकिन फिलहाल ये जो थ्योरी है वो वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी। और एसओआर थ्योरी को हम लोग स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कहते हैं, उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत, जो कि वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, एसओआर जो थ्योरी है वो वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी और आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है, अर्थात वाटसन माना है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, यह अंतिम प्रश्न है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाता है, उसे अनुपात मापनी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, उसे अनुपात मापनी कहते हैं। इस प्रश्न के साथ में हम जो आपका जो जितने मापनी जो होती हैं, मापनियों के प्रकार और उनकी बारे में और उनके उदाहरण के साथ में उनको जान लेते हैं। स्टीवंस ने 1946 में मापन के 4 स्तर बताए हैं, नामित, क्रमिक, अंतराल और अनुपात मापनी। ये चारों स्तर एक निश्चित क्रम में ही रखे जाते हैं। जो स्तर जितना निम्न होता है उसका मापन उतना ही सरल होता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए मापन में हमारे निष्कर्षों की शुद्धता उतनी ही संदेहास्पद होती है। जो मतलब कि निम्न स्तर होता है उसमें शुद्धता कम होती है। इसके विपरीत स्तर जितना उच्च होगा उसका मापन उतना ही जटिल होगा, लेकिन उससे प्राप्त जो निष्कर्ष होंगे वो अधिक भरोसेमंद होंगे। स्टीवंस ने निम्नलिखित 4 मापन स्तरों का उल्लेख किया है, वह कौन कौन से हैं। पहला है आपका नामित स्तर जिसे नॉमिनल स्केल कहते हैं, दूसरा क्रमिक और तीसरा अंतराल और चौथा जो है वो अनुपात स्तर है। चर को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, एक गुणात्मक और दूसरा मात्रात्मक। ठीक है, तो
गुणात्मक चर में नामित और क्रमिक स्तर आ जाते हैं, ये गुणात्मक में आ जाएंगे आपके, और अंतराल ये आपके कहेंगे आएंगे मात्रात्मक में। ठीक है। मापन के स्तर पदानुक्रमित होते हैं क्योंकि क्रम में हर अगला चरण पिछले चरण के सभी गुणों को बरकरार रखता है, साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त संबंधपरक विशेषताएं जोड़ता है। अर्थात क्या होता है, जो ये मापन के जो स्तर हैं, जो पहला चरण है, दूसरे चरण में पहले चरण की विशेषताओं के साथ में कुछ और विशेषताएं ऐड कर दी जाती हैं, लेकिन दूसरे चरण में पहला जो स्तर होता है उसकी सारी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य यह है। अब हम लोग बात करते हैं कि नामित स्तर क्या होता है। मापन के इस स्तर में जो चर संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 या फिर अक्षर कह लो आप, या अल्फा न्यूमेरिक हो तो कह लो, उपयोग केवल डेटा को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। आप डेटा को वर्गीकृत करने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, चर जो नंबर्स होते हैं उनका। ठीक है। उदाहरण के तौर पर क्रिकेट की टीम में खिलाड़ियों की टी शर्ट पर हम लोग नंबर अंकित करते हैं कि खिलाड़ी किस नंबर का है यह, जिससे उन्हें पहचाना जा सके किस नंबर का खिलाड़ी अभी खेल रहा है। इसी प्रकार एटीएम का प्रयोग करने के लिए बैंकों द्वारा अलग अलग कोड दिया जाता है। इंटरनेट पर ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए ईमेल पता खोलने के लिए अलग अलग पासवर्ड, या डाक वितरण के लिए पिन कोड, ये सब क्या है आपके नामित स्तर के उदाहरण हैं। ठीक है। अब क्रमिक स्तर पर आते हैं। क्रमिक स्तर क्या होता है, रैंक या क्रम को इंगित करने वाला जो मापन होता है उसे आप क्या कहेंगे, क्रमिक स्तर कहेंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, सुंदरता ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स का चयन सुंदरता के आधार पर करना, छात्रों को अंकों के आधार पर प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी देना, ये क्या है आपका क्रमिक स्तर है। इसमें जो होता है वो किसी गुण के आधार पर एक आरोही अवरोही क्रम में हम मापन में व्यक्तियों वस्तुओं की जो प्रतिक्रियाओं को है वो उनके गुणों के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं उनकी प्रतिक्रियाओं को। ठीक है। अंतराल मापनी में आते हैं। इस मापनी के अंतर्गत हम किन्हीं दो वर्गों व्यक्तियों वस्तुओं के बीच अंतर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रत्येक अंतर की दूरी समान होती है, यद्यपि इस मापनी में कोई परिशुद्ध बिंदु अर्थात जो आपका जीरो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं परम शून्य कहते हैं, वो नहीं पाया जाता है। इसमें अपसेंट होता है। क्या होता है, परम शून्य। इसमें परम शून्य नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई दो वस्तु 5 और 10 अंक दिए गए हैं तो 5 वाली वस्तु और 10 वाली वस्तु से दूरी इतनी ही होगी जितनी 15 वाली की 20 वाली से है। हम इस प्रकार कह सकते हैं आ की वा से दूरी बा की सा से दूरी बराबर होगी। अर्थात जो आपका अंतराल मापनी है वो यह बताती है कि दो वस्तुओं के बीच में डिफरेंस कितना है, और इसमें जो है वो परम शून्य नहीं पाया जाता है। परम शून्य के कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से देख सकते हैं। इस अंतराल मापनी में घड़ी में जब 0 बजता है यानी कि 12 बजता है रात के, तो शून्य का अर्थ यह नहीं होता कि उतने बजे समय का मूल्य शून्य है, अर्थात वास्तविक शून्य नहीं है। इसलिए घड़ी से मापा गया समय अंतराल मापनी पर कहा जाएगा। यही कारण है कि वास्तविक शून्य न होने से हम अंतराल मापनी से मापी गई वस्तुओं या गुणों को जोड़ घटा सकते हैं, पर गुणा भाग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक वास्तविक शून्य होना आवश्यक है, अर्थात परम शून्य होना आवश्यक है, जो कि अनुपात मापनी में होता है, जिसे हम आगे अभी देखेंगे। वास्तविक शून्य क्या होता है, जब कोई वस्तु या गुण का कोई अस्तित्व ना हो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक शून्य कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अनुपात स्तर, जिसे कहते हैं रेशियो स्केल। इस मापन स्तर पर मापन अधिक यथार्थ एवं शुद्ध रहता है। मापन की यह वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय वैज्ञानिक मापनी है। इसमें अन्य तीनों स्तरों की विशेषताएं विद्यमान होती हैं। इस स्तर की प्रमुख विशेषता एक वास्तविक शून्य का होना है। अनुपात स्तर में क्या होता है, आपका परम शून्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, परम शून्य पाया जाता है। ठीक है। अनुपात मापनी का या स्तर का वास्तविक शून्य बिंदु मापनी का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। इसमें जो परम शून्य होता है उसको प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। और अनुपात मापनी का एक प्रचलित उदाहरण है
तापमान का मापन लेकिन सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में नहीं करते हैं, केवल केल्विन में करते हैं। क्यों? केल्विन में जब तापमान मापा जाता है तो वह अनुपातिक स्तर का मापन होता है, क्योंकि 0 डिग्री केल्विन वह तापमान है जब तापमान का अस्तित्व नहीं रहता है, अर्थात 0 केल्विन पर अणुओं की गति रुक जाती है, वे स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका अनुपात मापनी है वो नामित क्रमिक अंतराल माप के लिए निर्धारित है। उसमें आप सभी गणित विधियों का उपयोग कर सकते हैं जो नामित क्रमिक और अंतराल मापनी के लिए निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त ज्योमेट्रिक ज्यामिति औसत, हार्मोनिक औसत और परसेंटेज और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जैसी गणितीय विधियां भी लागू कर सकते हैं, अर्थात अनुपात स्तर पर हम सभी प्रकार की गणितीय संक्रियाओं का यूज कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों को कंक्लूजन क्या निकलता है? संयोग बस इसमें क्रम से लिखा हुआ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, कि नामित मापनी जो है वो आपका केवल नंबरिंग के लिए, और क्रम सूचक मापनी जो होती है वो चीज़ों को टाइल करती है, अर्थात उसको नंबरिंग देती है कि क्रम से रखती है, आरोही या अवरोही क्रम में। अंतराल मापनी क्या होती है? दो वस्तुओं के बीच के डिफरेंस को बताती है, और जबकि इसमें परम शून्य नहीं होता है, इसलिए इतनी अधिक यथार्थ और शुद्ध नहीं होती। जबकि अनुपात मापनी में परम शून्य पाया जाता है, जो कि इसलिए अनुपात मापनी सर्वाधिक यथार्थ और शुद्ध होती है। और अनुपात मापनी में नामित मापनी, क्रम सूचक और अंतराल मापनी, इन तीनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अनुपात मापनी में। ठीक है, तो फिर थैंक यू। और चैनल को आप, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।